तो चलिए इस मुद्दे को अनपैक करते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोर्टरूम ड्रामा वाली फिल्म तो जरूर देखी होगी। बिल्कुल देखिए। वो सनी देओल का डायलॉग तो सबको याद ही होता है। हाँ, तारीख पर तारीख वाला। लेकिन उन फिल्मों में होता क्या है? एक वकील जोर से चिल्लाता है, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, दूसरा अपनी दलील पेश करता है और जज साहब बस ऊपर अपनी ऊंची कुर्सी पर शांत बैठे रहते हैं। हाँ, बस अपना हथौड़ा पीटते हैं और कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन। बिल्कुल, या फिर ओवर रूल्ड। मतलब फिल्मों में देखकर ऐसा लगता है ना जैसे जज बस किसी टेनिस मैच के अंपायर हों या फिर सिर्फ एक स्कोर कीपर हों जो बस ये देख रहे हैं कि कौन सा वकील नियमों के भीतर रहकर बेहतर खेल रहा है। सही कहा आपने। लेकिन जब बात असल जिंदगी की आती है, विशेष रूप से हमारी भारतीय न्याय प्रणाली की, तो सच्चाई इन फिल्मों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का जो मिशन है वो ठीक ही है। एकदम सही। हम आज उन शक्तियों की बात करने वाले हैं जो गेम चेंजर हैं। हाँ, आज हम दो ऐसे बेहद शक्तिशाली कानूनी हथियारों का विश्लेषण करने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 311 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम एविडेंस एक्ट कहते हैं उसकी धारा 165। और ये दोनों धाराएं मिलकर एक जज को महज एक मूक दर्शक से हटाकर एक बहुत ही सक्रिय सत्य खोजक में बदल देती हैं। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत प्रासंगिक है कि आज हमारी चर्चा के जो स्रोत हैं वे सीधे कानून की किताबों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से लिए गए हैं। हाँ, जैसे कि राजाराम प्रसाद यादव केस और जहीरा हबीबुल्ला शेख मामला। आज का हमारा ये जो सारा सोर्स मटेरियल है वो सीधे अदालत के गलियारों से आया है। और हम सबके लिए समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि कानून केवल वकीलों की बहस का अखाड़ा नहीं है। जब सच्चाई छुपने लगे ना तो सिस्टम के पास उसे बाहर खींच निकालने के क्या हथियार हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो आइए सीधे इन दो महाशक्तियों पर बात करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि ये धारा 311 सीआरपीसी और धारा 165 एविडेंस एक्ट असल में काम कैसे करती हैं? इनका तंत्र क्या है? इस तंत्र को समझने के लिए ना हमें इन दोनों धाराओं को थोड़ा करीब से देखना होगा। शुरुआत करते हैं सीआरपीसी की धारा 311 से। अच्छा। यह न्यायालय को एक बहुत ही असाधारण और व्यापक शक्ति देती है। मतलब सरल शब्दों में कहूं तो किसी भी जांच या ट्रायल के दौरान न्यायालय के पास 3 बड़े अधिकार होते हैं। ओके, कौन से 3 अधिकार? पहला ये कि वह किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन भेजकर बुला सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति संयोग से कोर्टरूम में मौजूद है, भले ही उसे बुलाया न गया हो, जज उसे कटघरे में खड़ा करके उसकी परीक्षा ले सकते हैं। अरे वाह, मतलब वहीं बैठे बैठे? हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, जज किसी ऐसे गवाह को दोबारा बुला सकते हैं यानी रिकॉल कर सकते हैं जिसकी गवाही पहले ही हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब एक बार गवाही हो गई फिर भी दोबारा बुला सकते हैं? हाँ, और इस पूरी धारा की जो असली ताकत है वो इसके आखिरी हिस्से में है। कानून कहता है कि यदि न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति का बयान न्यायपूर्ण निर्णय तक पहुंचने के लिए जरूरी है तो उसे बुलाना जज के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं रहता। तो फिर क्या बन जाता है? ये उनका अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। ये बात तो मुझे किसी फिल्म के सेट की याद दिला रही है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई फिल्म डायरेक्टर कैमरे के पीछे बैठा है और 2 एक्टर्स अपना अपना रटा हुआ डायलॉग बोल रहे हैं और अचानक डायरेक्टर बीच सीन में कहता है कट। ये दृश्य असली नहीं लग रहा है। हाँ। और वो सेट के बाहर खड़े किसी तीसरे व्यक्ति को कैमरे के सामने खींच लाता है कि इस कहानी की सच्चाई तुम्हारे बिना अधूरी है, तो तुम्हें भी बोलना होगा। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जज की ये शक्ति केवल गवाहों को बुलाने तक ही सीमित नहीं है। अब यहाँ कहानी में प्रवेश करती है दूसरी महाशक्ति। मतलब एविडेंस एक्ट वाली धारा? हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165। जब अदालतों में इन कानूनों की व्याख्या होती है तो धारा 311 के साथ इस धारा 165 को जोड़कर पढ़ा जाता है, जिसे हम जॉइंट रीडिंग कहते हैं। तो ये धारा 165 क्या खास करती है? यह एक न्यायाधीश को ट्रायल के दौरान किसी भी समय किसी भी गवाह से कोई भी सवाल पूछने का असीमित अधिकार देती है। कोई भी सवाल? हाँ, और यह सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जज केवल सुसंगत यानी मामले से सीधे जुड़े हुए सवाल ही नहीं पूछ सकते, बल्कि उन्हें असुसंगत यानी मामले से बिल्कुल अलग लगने वाले सवाल पूछने की भी पूरी छूट है। असुसंगत सवाल पूछने की भी छूट है? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कोई भी वकील जज के इन सवालों पर वो अपना ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड वाला डायलॉग नहीं मार सकता। वो आपत्ति जता ही नहीं
सकते। रुकिए यहाँ मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या ये एक जज को बहुत ज्यादा ताकत नहीं दे देता? मतलब मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जज केस से जुड़े हुए काम के सवाल पूछें, लेकिन अगर सवाल असुसंगत हैं, जिनका केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उन्हें पूछने की छूट क्यों है? कैसे अदालत का समय बर्बाद नहीं होगा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कभी-कभी असुसंगत सवालों के जाल से ही मुख्य सुसंगत सच्चाई बाहर निकलती है। अच्छा, वो कैसे? मनोविज्ञान का कोई खेल है क्या इसमें? बिल्कुल मनोविज्ञानी है। जब कोई गवाह अदालत में झूठ बोलने आता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है। उसका एक अपना तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट होता है वकीलों के सवालों के लिए। हाँ, वो तो रट कर आता होगा। एकदम। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक अनुभवी जज जानबूझकर असुसंगत सवालों का एक जाल बुनना है। जैसे मान लीजिए हत्या का मामला है और गवाह कह रहा है कि उसने रात के समय घटना देखी। ठीक है। तो जज अचानक उससे पूछ सकता है कि उस रात तुमने खाने में क्या खाया था, या आसमान में चांद था या नहीं। अरे वाह! हाँ, ये सवाल वकीलों को लग सकते हैं कि इनका केस से क्या मतलब है, लेकिन उस मनोवैज्ञानिक दबाव में ना उस गवाह की रटी हुई स्क्रिप्ट टूटने लगती है। मैं समझ रहा हूँ। तो मतलब वो घबरा जाएगा और असली बात निकल जाएगी। बिल्कुल। तो ये दोनों धाराएं मिलकर ये पक्का करती हैं कि जज महज एक खामोश दर्शक बनकर ना रह जाए। ये तो अदालत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कागजों पर और सुनने में तो ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है। क्या व्यवहारिक दुनिया में असल जिंदगी में इस शक्ति ने कभी पूरा केस पलटा है? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक मामलों की ओर ले जाता है जहां सत्य की खोज ने पूरे केस की दिशा बदल दी। कोई खास उदाहरण है हमारे सुर में? हाँ, इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण हमें साल 2004 के ज़हीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य मामले में मिलता है, जिसे बेस्ट बेकरी केस भी कहा जाता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हाँ, बिल्कुल। आज हम अपनी इस डीप डाइव में जिन भी मामलों का जिक्र कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हमारी ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ है और केवल इस बात पर केंद्रित है कि हमारे सामने रखे गए कानूनी दस्तावेजों के अनुसार न्याय प्रणाली काम कैसे करती है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अगर हम सिर्फ कानूनी नजरिए से इस मामले को देखें तो ट्रायल के दौरान गवाहों पर बहुत भारी दबाव था। दबाव किस तरह का? उन्हें डराया गया था, धमकाया गया था, जिसके कारण जो मुख्य गवाह थे वे अदालत में अपनी बात से मुकर गए, जिसे हम हॉस्टाइल होना कहते हैं। तो ऐसे में तो केस ही खत्म हो जाता होगा। वही तो, अभियोजन की कहानी बिखर रही थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालत को साफ दिख रहा हो कि गवाहों को डराया जा रहा है, तो एक न्यायाधीश आंखें बंद करके मूक दर्शक नहीं बन सकता। स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने। हाँ, सुओ मोटो एक्शन। न्यायालय ने कहा कि धारा 311 और धारा 165 का इस्तेमाल करके अदालत खुद गवाहों को बुला सकती है। इस केस में न्याय के लिए एक नया ट्रायल आदेशित किया गया था। बाप रे, नया ट्रायल! ये तो सच में बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल। और सिर्फ यही केस नहीं, 1991 का मोहनलाल शमजी सोनी मामला और 2017 का प्रहलाद जाट मामला भी है। उनमें क्या हुआ था? उनमें भी कोर्ट ने यही कहा कि प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए सत्य की खोज के लिए न्यायालय की ये शक्ति सबसे व्यापक है, वाइडेस्ट पॉसिबल टर्म्स में दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जी बताइए। क्या इसका मतलब यह है कि अगर अभियोजन या बचाव पक्ष के वकील अपना काम ठीक से ना करें, मतलब अपनी तरफ से गलतियां कर दें, कोई कमी छोड़ दें, जिसे कानूनी भाषा में लैक्यूना कहते हैं? हाँ, लैक्यूना। तो क्या जज सुपर हीरो की तरह अपनी कुर्सी से उठेगा और उन वकीलों की कमियों को ढकने लगेगा? अगर ऐसा है तो फिर तो जज पक्षपाती हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से इस महाशक्ति के नियम और सीमाएं तय होती हैं। अच्छा, तो मतलब लगाम भी है इस शक्ति पर? बिल्कुल लगाम है, क्योंकि असीमित शक्ति खतरनाक हो सकती है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये रूल बुक क्या कहती है? इसके लिए हमें 2013 के राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज मामले को देखना होगा। ये इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। राजा राम प्रसाद यादव केस, इसमें क्या खास था?
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 17 सिद्धांत दिए थे। 17 सिद्धांत, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, लेकिन इनका जो सार है वो बहुत साफ है। स्पष्ट किया गया कि इस शक्ति का उपयोग न्याय के हित में होना चाहिए, न कि किसी पक्ष की कमियों को भरने के लिए। मतलब वकील की गलती जज नहीं सुधारेगा। एकदम सही। और जज केवल इस आधार पर गवाह को नहीं बुला सकता कि चलो बुलाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। गवाह का आना अनिवार्य होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए। अनिवार्य होना चाहिए। अच्छा, और अगर किसी नए गवाह को बुला लिया तो दूसरे पक्ष का क्या होगा? यही तो प्राकृतिक न्याय है। दोनों पक्षों को जवाबी साक्ष्य पेश करने का और उस गवाह से जिरह करने का, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक समय सीमा का भी नियम है। अभी हाल ही में 2025 में एक फैसला आया है, मयंक कुमार नटवरलाल कंकाना पटेल बनाम गुजरात राज्य। 2025 का फैसला, मतलब बिल्कुल रीसेंट है। इसमें क्या हुआ? इसमें ट्रायल अपने बिल्कुल अंतिम चरण में था, बहुत लेट हो चुका था, और एक पक्ष ने कुछ माइनर गवाहों को बुलाने की अर्जी लगा दी। तो कोर्ट ने मान लिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम, यानी स्पेरिंगली होना चाहिए। ट्रायल को बेवजह लंबा नहीं खींचा जा सकता। हाँ, वरना आरोपी को तो बिना वजह नुकसान होगा ना। बिल्कुल सही। प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ट्रायल के चरण का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई तो आखिरी डेडलाइन होगी ना कि इस पॉइंट के बाद आप गवाह नहीं बुला सकते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 2023 के हरेंद्र राय मामले और 2013 के नताशा सिंह मामले को देखें तो कानून कहता है कि इसका इस्तेमाल ट्रायल के किसी भी चरण में हो सकता है। किसी भी चरण में? हाँ, यहाँ तक कि अगर सुनवाई खत्म हो गई है और जजमेंट रिजर्व हो गया है, तब भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। रुको, फैसला सुरक्षित होने के बाद भी? जी हाँ, बशर्ते वो साक्ष्य उस केस के जज डिसीजन के लिए एकदम जरूरी हो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत पावरफुल टूल है। मतलब खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक जज फैसला सुनाना दे। एकदम सही समझे आप। तो व्यवहारिक रूप से कोई इसका इस्तेमाल करता कैसे है? मतलब अदालत में ही अर्जी लगती कैसे है? कोई भी लगा सकता है क्या? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कोई भी पक्ष, चाहे वो अभियोजन हो, आरोपी हो, पीड़ित हो या खुद कोर्ट हो, इसका इस्तेमाल कर सकता है। अर्जी में क्या लिखना होता है? बस नाम दे दो कि इसे बुला लो? नहीं, प्रॉपर लिखित अर्जी देनी होती है। उसमें साफ लिखना होता है कि किसे बुलाना है, वो व्यक्ति क्या साक्ष्य देगा, और सबसे जरूरी बात, उसे पहले क्यों नहीं बुलाया गया। अच्छा, मतलब एक बोनाफाइड कारण देना होगा कि पहले क्यों छूट गया था। बिल्कुल, बिना ठोस कारण के कोर्ट इसे एंटरटेन नहीं करता। तो इस पूरी गहन चर्चा से जो टेकअवे निकल कर आ रहा है वो ये है कि धारा 311 और धारा 165 का जो संयुक्त प्रभाव है वो न्यायपालिका को एक बहुत ही मजबूत टूल देता है। बिल्कुल सही। ताकि कानूनी दांव पेंच और वकीलों की बहस के बीच सच्चाई हार न जाए। लेकिन साथ ही ये शक्ति मनमानी भी नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता से बंधी हुई है। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। और ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। यदि एक न्यायाधीश के पास वकीलों के प्रदर्शन से परे जाकर सच्चाई खोजने की इतनी व्यापक शक्ति है, तो क्या हमारी ये जो पारंपरिक एडवर्सेरियल सिस्टम है, जहां दो वकील लड़ते हैं और जज सुनता है, क्या वो वास्तव में सर्वोत्तम है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, या क्या हमारी सभी अदालतों को एक इनक्विजिटोरियल मॉडल, यानी जांच पड़ताल वाले मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए, जहां जज ही शुरू से मुख्य अन्वेषक हो? सच में सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि क्या जजों को पहले दिन से ही एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभानी चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।